तो स्टूडेंट ये टोटली फिजिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से एक क्लास है, तो उसी के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है। फ्रिक्शन का 2 लेक्चर सिर्फ प्रॉब्लम का और बचा हो, 2.5 लेक्चर फ्रॉम माय साइड, बहुत आराम से 3 लेक्चर। उसमें सिर्फ टफर प्रॉब्लम जो हम लोग करवा रहे थे उसी को कंटिन्यू कर दूंगा जब भी उसको स्टार्ट करेंगे, ठीक है। जो 2 ब्लॉक सिस्टम लिए हुए थे, बट मुझे लगा कि शायद आप लोग सब लोग अभी प्रेशर में हैं तो ये काम कर लेना ज़्यादा ज़रूरी है, करेक्ट ना। तो देखिए स्टूडेंट, तो अब यहाँ पे DW के लिए हम लोग रिवर्सेबल प्रोसेस कर दिए हैं। अब फिजिक्स क्लास में है तो PdV लिखेंगे, ये मेरा डिफाइनिंग है। यहाँ पे P क्या है, प्रेशर ऑफ गैस। सब लोग सुन पा रहे हैं एवरीवन, ऑनलाइन के बच्चे? ओके, तो इससे स्टार्ट करना है। तो सबसे पहले हम लोग लिखते हैं आइसोथर्मल प्रोसेस, करेक्ट है। तो आइसोथर्मल प्रोसेस में T क्या रहेगा, कांस्टेंट। आज साथ में मैं फिजिक्स में जनरली नंबर ऑफ मोल ऑफ गैस भी कांस्टेंट रहता है, N को भी मैं क्या मान रहा हूँ, कांस्टेंट। ये 2 सिचुएशन। तो DW इक्वल टू क्या लिखिएगा, PdV। तो W निकालने के लिए इंटीग्रेशन ऑफ DW करेंगे, बट यहाँ पे हम लोग इंटीग्रेट नहीं कर सकते हैं। बोलिए क्यों? वी आर इंटीग्रेटिंग विथ रेस्पेक्ट टू वॉल्यूम, बट वेरिएबल इज प्रेशर। अब प्रेशर को बाहर भी नहीं ला सकते हैं। यहाँ देखिए, अब आप प्रेशर को क्या बाहर ला सकते हैं? दैट्स भाई। अब यहाँ पे तो उस केस में हम लोग के दिमाग में क्या चलना चाहिए, किसी भी तरीके से यहाँ पे वॉल्यूम आ जाए तो मेरा काम बन जाएगा। तो उसके लिए हम लोग को हेल्प करेगा PV इक्वल टू NRT, हाँ या ना। तो क्या P के बदले NRT बाई V पुट कर सकते हैं? तो W इक्वल टू क्या हो गया, NRT बाई V dV। अब इसमें NRT को तो आप बाहर ला सकते हैं भाई, और 1/v का इंटीग्रेशन तो कर सकते हैं। इट इज जस्ट लाइक 1/x का इंटीग्रेशन। NRT कहाँ से कहाँ तक, V1 से V2 तक। यहाँ पे V1 क्या है, इनिशियल वॉल्यूम ऑफ गैस, और V2 क्या है, फाइनल वॉल्यूम ऑफ गैस। बुक रख दीजिए, ऐसे सब पढ़ा देंगे, काम चल जाएगा। V1 से V2, करेक्ट। तो यहाँ पे क्या रहेगा, NRT ln V2 माइनस ln V1। और ln A माइनस ln B इक्वल टू था ln A बाई B। तो ln V2 बाई V1। और एक रूल है कि ln को अगर लॉग में कन्वर्ट करना होता है तो 2.303 से मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। तो ln के बदले क्या लिख सकते हैं, 2.303, तब वहाँ पे लॉग लिखेंगे। तो 2.303
nRT log V2 by V1। बिल्कुल ये स्टार्टिंग किया हूँ, जस्ट यहाँ से स्टार्ट किया हूँ, आइए आपको समझ में आ जाएगा। तो एक कौन सा प्रोसेस का वर्क डन का फार्मूला दिए, आइसोथर्मल रिवर्सेबल प्रोसेस के लिए, जहाँ पे एन इज कीपिंग कांस्टेंट, करेक्ट है ना। अब यहाँ देखिएगा पी वी इक्वल टू एन आर टी, और अगर एन और टी कांस्टेंट है तो हो गया बॉयल्स लॉ, हाँ या ना। तो क्या P1 V1 इक्वल टू P2 V2 लिख सकते हैं। तो V2 बाई V1 इक्वल टू P1 बाई P2 भी तो हो सकता है। इसलिए समटाइम्स ये फार्मूला कहीं कहीं पे ऐसा भी आपको मिल सकता है, 2.33 nRT log P1 बाई P2। तो V2 बाई V1 लिखे आइसोथर्मल के लिए, या उसी को P1 बाई P2 लिखे, अलग सेंस या सेम सेंस, सेम सेंस है। हो गया ना, इसको हटाएं। समटाइम्स टेम्परेचर नहीं दिया रह सकता है स्टूडेंट, तो 2.03 nRT के बदले ये भी तो लिख सकते हैं, हाँ या ना। यहाँ देखिए PV इक्वल टू nRT, तो P1 V1 इक्वल टू P2 V2 इक्वल टू, क्या nRT लिख सकते हैं इस केस में, जब n और t कांस्टेंट है तो a लिखें या 2.03 P2 V2 log V2 बाई V1। तो ए फार्मूला सिर्फ एक याद रखने से बाकी सब याद रहेगा, या ए फार्मूला डिफरेंट आंसर देगा या सेम आंसर देगा। यहाँ तक हो गया है, चलिए तो। और इसका मतलब है कि सर यहाँ पे लॉग का वैल्यू निकालने के लिए जानना पड़ेगा, और आपका क्वेश्चन पेपर दिया रहेगा, मैं लॉग का कैसा कुछ वैल्यू मैं आपको बता भी दूंगा और लॉग टेबल से सिखा भी दूंगा, ठीक है। तो आइसोथर्मल के लिए तो फार्मूला हम लोग के हाथ में आ गया, करेक्ट। अब यहाँ पे है कि सर आंसर किस में आएगा, तो V2 बाई V1 तो ये डायमेंशनलेस रहेगा लॉग के अंदर। तो यहाँ पे सपोज कीजिए कि R का वैल्यू, अगर आप R का वैल्यू 0.0821 लेते हैं तो यहाँ पे वर्क डन आएगा लीटर एटमॉस्फेयर में, किस में आएगा, और अगर R का वैल्यू 8.314 लेते हैं, फिजिक्स में जनरली क्या लेते हैं, R का वैल्यू 2 आप पुट कर सकते हैं, बट जनरली फिजिक्स में हम लोग A पुट करते हैं। R इक्वल टू 8.314 जूल पर मोल पर केल्विन, करेक्ट है। और R का वैल्यू तो नेक्स्ट क्वेश्चन के सर ये रहेगा, तो लीटर एटमॉस्फेयर पर मोल पर केल्विन, अगर ये रहेगा तो क्या होगा, तो हम लोग लीटर एटमॉस्फेयर, यहाँ देखिए
1 लीटर एटमॉस्फेयर, 1 लीटर के लिए क्या लिख सकते हैं 10⁻³ मीटर क्यूब, सिखाए हैं आपको, है ना। 1000 लीटर इक्वल टू होता है 1 मीटर क्यूब, तो वहाँ से 1 लीटर के लिए निकालिए कितना मीटर क्यूब, और 1 ATM का मोटा मोटी वैल्यू कितना सिखाया गया है, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। कट कुट कीजिएगा तो क्या बचेगा 100 न्यूटन मीटर, और 1 न्यूटन मीटर इक्वल टू होता है 1 जूल। इसका मतलब इसको रट लीजिए आज के बाद, 1 लीटर एटमॉस्फेयर इक्वल टू इसको लिखिए काम आएगा। इसको हटाएं, इसको हटा रहा हूँ, ठीक है। अब देखिए आइसोबेरिक प्रोसेस, करेक्ट है ना। तो आइसोबेरिक प्रोसेस में क्या कांस्टेंट रहेगा, प्रेशर ऑफ द गैस कांस्टेंट रहेगा। देन dW के लिए स्टार्ट तो यहाँ से ही करेंगे, PdV, तो W निकालने के लिए किसको इंटीग्रेट करेंगे, dW। अब यहाँ पे प्रेशर को बाहर ला सकते हैं नहीं ला सकते हैं, कांस्टेंट क्वांटिटी को बाहर ला सकते हैं। तो सर ये तो बहुत आसान हो गया, अब तो सिर्फ dV का इंटीग्रेशन करना है, कहाँ से कहाँ तक, V1 से V2 तक, करेक्ट है ना। तो वर्क डन इक्वल टू क्या हो गया P V, और dV का इंटीग्रेशन कितना V1 से V2, V2 माइनस V1। तो ये फार्मूला ऑलवेज अप्लाई करना है या सिर्फ कांस्टेंट प्रेशर के लिए, कांस्टेंट प्रेशर के लिए, ठीक है। हाँ देखिए इस फार्मूला से अगर वर्क डन निगेटिव मिलता है तो फिजिक्स के क्लास में है, इसका मतलब वर्क डन ऑन द सिस्टम हुआ है, ठीक है। फिजिक्स में तो यही बताए थे, निगेटिव वर्क डन का मतलब वर्क डन ऑन द सिस्टम, और पॉजिटिव वर्क का मतलब वर्क डन बाय द सिस्टम, करेक्ट है ना, ठीक है स्टूडेंट। फिजिक्स के क्लास में निगेटिव वर्क और पॉजिटिव वर्क का मतलब क्या बताए थे, पॉजिटिव वर्क मतलब वर्क डन बाय द सिस्टम, और निगेटिव वर्क का मतलब, अरे फार्मूला कंप्रेशन के लिए एक्सपेंशन के लिए सबके लिए काम करेगा, सबके लिए काम करेगा, करेक्ट है। चलिए अब आइसोकोरिक प्रोसेस, ठीक है ना। तो आइसोकोरिक प्रोसेस में लिखते जाइएगा, इसमें मैं सफिशिएंट प्रॉब्लम करवा दूंगा, इससे ज़्यादा आपके एग्जाम नहीं आएगा। और मैं ये सपोज करके पढ़ा रहा हूँ कि KTG आपके थ्योरी दिमाग में है, ऐसे KTG का मुझे यहाँ पे एक यूज आएगा, ठीक है। कुछ कुछ KTG का फार्मूला भी यूज में आएगा। तो आइसोकोरिक प्रोसेस के लिए भी कांस्टेंट रहेगा, तो dW क्या होगा, PdV, और भी कांस्टेंट तो dV तो जीरो रहेगा, तो W भी क्या हो जाएगा 0, ठीक है। तो देखिए मैं अपने आप को स्कूल के एग्जाम तक ही रखूंगा अभी, सही है ना।
यहाँ तक सब कुछ समझ में आ गया है। चलिए, तो जनरली आपसे फिजिक्स में, थर्मोडायनेमिक्स में वर्क डन कौन कौन सा प्रोसेस का पूछा जाएगा वो मैं क्लियर कर देता हूँ। आपसे पूछा जाएगा आइसोथर्मल, रिवर्सिबल, लेकिन याद रखिएगा, राइट। इरिवर्सिबल का मैं एक फार्मूला दे दूंगा। उसके बाद पूछा जाएगा आइसोबेरिक, आइसोकोरिक में तो जीरो ही वर्क डन होता है। फिर पूछा जाएगा एडियाबेटिक, कौन सा, बट एडियाबेटिक प्रोसेस का वर्क डन फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्लियर करने के बाद आपको समझ में आएगा, थोड़ा वेट करना पड़ेगा, उसका राइट टाइम अभी नहीं आया है। और उसमें सबसे इंटरेस्टिंग है कि ये हर साल आता है, प्रूव दैट CP माइनस CV इक्वल टू R, फिजिक्स में भी और केमिस्ट्री में भी, प्रूव दैट व्हाट, ए फेवरेट क्वेश्चन है स्कूल का, ठीक है। तो वो सब कुछ यहाँ पे देखेंगे, ठीक है। लेकिन एक प्रोसेस ऐसा भी तो हो सकता है, पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस, जिसमें भाई यहाँ देखिए, PV के पावर n इक्वल टू कॉन्स्टेंट, क्या बोल रहे हैं, जहाँ पे n मुझे नहीं पता है, करेक्ट, लेकिन n नॉट इक्वल टू 1, क्योंकि n इक्वल टू 1 के लिए तो हो जाता क्या, PV इक्वल टू कॉन्स्टेंट, आइसोथर्म बॉयल्स लॉ। तो n इक्वल टू 1 के लिए ऑलरेडी हम लोग फार्मूला कर चुके हैं। तो यहाँ पे जो मैं एक जनरलाइज करने जा रहा हूँ उसमें क्या कर रहे हैं, PV के पावर n इक्वल टू के, वेर n नॉट इक्वल टू 1 के लिए, सर n नॉट इक्वल टू 1 को ले रहे हैं, तो n इक्वल टू 1 के लिए ऑलरेडी काम कर चुके, जिसमें क्या था, आइसोथर्मल। तो इसमें अगर करना रहेगा, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू नोट दैट, तो फिर से यहाँ से ही चलेंगे, ऐसा दिया रहेगा क्वेश्चन में, करेक्ट है ना। यहाँ देखिए n इक्वल टू 1 तो अभी तो सॉल्व किए, ना, PV इक्वल टू कॉन्स्टेंट का, PV इक्वल टू कॉन्स्टेंट किसके लिए, T कॉन्स्टेंट के लिए, तो वो हम लोग PV के पावर 1 का काम कर चुके हैं। अब जब n नॉट इक्वल टू 1 रहेगा, लाइक n का वैल्यू हाफ, या n का वैल्यू -1, n का वैल्यू -2, कुछ भी हो सकता है, उसके लिए काम कर रहे हैं। तो इस प्रोसेस का वर्क डन निकालना रहेगा। ये प्रोसेस कौन सा है मुझे भी नहीं पता है, करेक्ट, बट इस पे बहुत सारा क्वेश्चन आया हुआ है। आपके स्कूल के एग्जाम में आने का चांस कम है, लेकिन फिर भी ये देख लेते हैं, 2 मिनट में हो जाएगा। तो स्टार्ट भाई यहाँ से ही करना है, DW इक्वल टू व्हाट, PdV, यही मेरा डिफाइनिंग इक्वेशन है। अब यहाँ पे P कांस्टेंट है या वेरिएबल है, वेरिएबल है ना, कांस्टेंट क्या है नहीं पता है, प्रोसेस ही नहीं पता है, आर्बिट्ररी कोई प्रोसेस है। तो यहाँ पे DW इक्वल टू ये लिख सकते हैं, K/V के पावर n dV, ऐसा हो सकता है। अब इसको इंटीग्रेट कीजिए, तो इंटीग्रेट करेंगे तो क्या हो जाएगा, और कहाँ से कहाँ तक, V1 से V2, करेक्ट। अब बोलिए x के पावर n का इंटीग्रेशन क्या हम लोग जानते हैं, नहीं जानते हैं, x के पावर n का इंटीग्रेशन हम लोग को पता है, राइट। तो वही तो फार्मूला यहाँ लगेगा, कि v के पावर क्या हो जाएगा, तो 1 माइनस n कर दें, और डिवाइड बाई 1 माइनस n V1 से V2, यहाँ तक आइए। देन W इक्वल टू क्या हो जाएगा, K/1 माइनस n V2 के पावर 1 माइनस n माइनस V1 के पावर 1 माइनस n, पहले अपर लिमिट पुट किए, बाद में लोअर लिमिट,
सही है। और के का वैल्यू कितना है स्टूडेंट? क्या इसके बदले P1 V1 के पावर n या रिक्वायरमेंट होने से ऐसा पुट कर सकते हैं? हाँ है ना? तो इसके बदले क्या ये पुट कर दें? चलिए, दिस इंटू दिस क्या होगा? V2 हो जाएगा। P2 V2 माइनस P1 V1 और डिवाइड बाई बट n नॉट इक्वल टू 1, n 1 के बराबर नहीं लेंगे। 1 के लिए अलग से फार्मूला मिल चुका है, करेक्ट है ना? n 1 पुट कर दीजिएगा यहाँ पे तो इन्फिनिटी हो जाएगा, करेक्ट? तो n वहाँ नहीं, इन्फिनिटी नहीं होगा। n अगर 1 पुट कर दीजिएगा तो क्या हो जाएगा? दोनों जीरो बन जाएगा, 0/0 हो जाएगा। n इक्वल टू 1 कीजिएगा मतलब P इंटू V इक्वल टू कॉन्स्टेंट, तब P1 V1 और P2 V2 डिफरेंट रहेगा, सेम रहेगा। तो 0/0 इनडिटरमिनेट फॉर्म, कौन सा फॉर्म? तो 0/0 कौन सा फॉर्म बोलते हैं? इनडिटरमिनेट फॉर्म। ऐसा लिमिट में आप सुने होंगे, करेक्ट? दैट्स वाई फिर आप डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं, दैट्स वाई उसके लिए अलग से हम लोग फार्मूला रेडीमेड कर चुके हैं जिसका नाम था आइसोथर्मल प्रोसेस, करेक्ट है ना एवरीवन? तो ये फार्मूला किसके लिए? n नॉट इक्वल टू 1 के लिए। यहाँ तक आपको बहुत डिफिकल्ट है या बहुत सिंपल सा इंटीग्रेशन था, करेक्ट है ना? इसका ग्रेविटी से समझिए कि कितना बड़ा आपने काम कर लिया है। कोई भी प्रोसेस अब है, राइट? हो गया ना? चलिए अब यहाँ देखिए, अब जो लोग सही से अगर स्कूल भी कर रहे हैं, देखिए एक जादू हो जाएगा। जो स्कूल कर रहे हैं वो ऐसा एक फार्मूला देखे होंगे, देखे हैं आप लोग? एडियाबेटिक प्रोसेस में P और V का ये रिलेशन रहता है, PV के पावर गामा इक्वल टू कॉन्स्टेंट। PV के पावर गामा इक्वल टू व्हाट? कांस्टेंट, राइट? तो यहाँ आपको नहीं लगता कि सर ये तो बिल्कुल डिटो PV का पावर n इक्वल टू कांस्टेंट के जैसा मैच कर गया? यहाँ पे n का काम कौन करेगा? तो अगर गामा, इसको हम लोग क्या पढ़ते हैं, कोई बात, तो यहाँ पे इसमें अगर a रहता PV के पावर गामा तो वर्क डन क्या कहलाता? P2 V2 माइनस P1 V1 डिवाइड बाई 1 माइनस गामा। तो सिर्फ हम लोग गामा के लिए इसके लिए काम कर लिया या इससे भी बड़ा काम करके बैठे हुए हैं? गामा तो कुछ फिक्स वैल्यू रहेगा, सिर्फ हम लोग गामा के लिए काम किए या 3 4 5 6 7 कुछ के लिए भी काम कर लिए हैं? एनी वैल्यू अदर देन 1, ये तो एक पार्टिकुलर वैल्यू रहेगा एडियाबेटिक प्रोसेस में, राइट? मोनो एटॉमिक, डाई एटॉमिक एंड पॉली एटॉमिक के लिए। बट हम लोग जो काम किए हैं उससे भी बड़ा जनरलाइज काम करके बैठे हुए हैं। अभी अगर ए रहेगा तो ये एक्चुअली एडियाबेटिक प्रोसेस में, स्टूडेंट किस प्रोसेस में? एडियाबेटिक प्रोसेस में P और V का रिलेशन मैं प्रूफ करूंगा, डिराइव करूंगा। ये आपका डेरिवेशन आ सकता है, ठीक है? तो इसमें डेरिवेशन होने के बाद P और V का ये रिलेशन आता है। तो इस रिलेशन के लिए यहाँ पे n का काम बस गामा पुट कर देंगे, 1 माइनस गामा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 1 माइनस गामा। इज इट राइट? ऑनलाइन के बच्चे जो मैं बोल रहा हूँ दिमाग में गया कि मैं क्या बोलना चाहा? इसको हटाए। अब यहाँ देखिएगा, इसको ध्यान से समझिएगा। तो मान लेते हैं कि
हम अगर मैं सो मेनी टाइम्स इसमें बोलूँगा कि टेकिंग डिफरेंशियल बोथ साइड, तो डिफरेंशियल का मतलब होता है dz, और ऐसा आपको आर के सर एरर इन मेजरमेंट में पढ़ाया होंगे। तो dz का मतलब d, दोनों तरफ d ले रहा है ना, करेक्ट। तो इसको बहुत आराम से समझने के लिए कि सबसे पहले हम लोग ये ऑब्जर्व करेंगे कि z किसका, z एज ए फंक्शन ऑफ x ओनली है या x एंड y बोथ, दोनों है, राइट। तो मान लेते हैं कि अगर सिर्फ x चेंज होगा, क्या चेंज होगा भाई, अगर सिर्फ x चेंज होता तो x के चेंज होने से z में क्या चेंज दिखेगा, मैंने क्या बोला, फॉर मोमेंट मान लीजिए कि सिर्फ y को कांस्टेंट मान रहे हैं, और इफ ओनली x चेंज दोनों होगा, बट इसको तोड़कर मैं समझा रहा हूँ स्पेशली आपके लिए कि अगर सिर्फ इफ ओनली चेंज इन x देन व्हाट इज द चेंज इन z, तो उसके लिए dz बाई dx पहले मैं निकाल रहा हूँ, और dz बाई dx निकाल रहे हैं, और यहाँ पे मैंने बोल दिया बाई कांस्टेंट, क्या बोल दिया एवरीवन। इसी को थोड़ा डिफरेंशिएशन बोलते हैं, मतलब पार्शियल, क्या बोलते हैं, कंप्लीट या पार्शियल। तो पार्शियल टर्म बोलते हैं लेकिन उसको फिल नहीं करते हैं, फिल करने का रिक्वायरमेंट है। तो पार्शियल डिफरेंशिएशन ऑफ जेड विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, इसका मतलब है उस टाइम पे एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे बाई को क्या मानकर, कांस्टेंट, राइट। तो क्या हो जाएगा देखिए, तो 3x² बाई के पावर 4 आया ना, तो dz, इसको हम लोग dz इक्वल टू क्या हो जाएगा, 3x² बाई के पावर 4 dx लिख सकते हैं भाई, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिए। तो ये हो गया चेंज इन z ओनली ड्यू टू चेंज इन x, चेंज इन z ओनली ड्यू टू व्हाट, बाई को तो आपने कांस्टेंट माना हुआ था। इक्वेशन फर्स्ट, ऑनलाइन के बच्चे सब लोग समझ रहे हैं, ये थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है और इम्पॉर्टेंट भी है, यहाँ से आपका लाइफ भयानक रूप से आसान हो जाएगा। अब dz बाई dy कीजिए, और किसको कांस्टेंट मानकर, अब मुझे एक्चुअली चाहिए था चेंज इन z ड्यू टू चेंज इन y, तब क्या लिखेंगे, x³ 4, वेरी गुड, देन dz इक्वल टू व्हाट, 4x³ बाई क्यू dy, हाँ या ना, हाँ 4 मैंने यहाँ ले आया। तो यहाँ तक समझ में आ गया है। अब लेकिन नेक्स्ट पूछेंगे, व्हाट इज द चेंज इन जेड व्हेन बोथ आर चेंजिंग, व्हाट इज द चेंज इन जेड व्हेन बोथ आर चेंजिंग, एक्स भी चेंज हो रहा है बाई भी चेंज हो रहा है, तो दोनों का चेंज होने से जेड में क्या चेंज दिखेगा, करेक्ट। तो एक्स और बाई दोनों अगर एक साथ चेंज हो रहा है तो क्या दोनों का इफेक्ट देख लें, फर्स्ट और सेकंड को ऐड करके। फर्स्ट किसके वजह से चेंज था जेड में, ओनली ड्यू टू चेंज इन एक्स। सेकंड किस चेंज इन जेड था, किसकी वजह से था, ड्यू टू चेंज इन वाई। और दोनों अगर चेंज हो रहा है, दोनों वेरिएबल तो ऑब्वियसली दोनों चेंज होगा, हो सकता है, तब फर्स्ट प्लस सेकंड करेंगे। इसका नाम फॉर मोमेंट dz1 दे दे, आपको ज़्यादा अच्छा समझाने के लिए dz2 दे दिए, इसका dz1। तो dz1 अब प्लस dz2 एक क्या हो जाएगा, ओवरऑल चेंज इन जेड, ओवरऑल चेंज इन ड्यू टू चेंज ऑफ व्हाट, एक्स एंड वाई बोथ। तो ये दोनों ऐड हो जाएगा, तो क्या लिखेंगे, 3x² बाई के पावर 4 dx अब प्लस 4x³ बाई क्यू dy, हाँ या ना। यहाँ तक समझने में किसी को प्रॉब्लम है तो बोलिए, करेक्ट है। अब चलिए, अब ऑब्जर्व कीजिए, इसी को एक्चुअल में यहाँ देखिएगा स्टूडेंट, मैं जो टर्म यूज करूँगा इसी को मैं ऐसे बोलते रहूँगा, टेकिंग डिफरेंशियल बोथ साइड। तो डिफरेंशियल का मतलब चेंज लेना, डिफरेंशियल का मतलब क्या लेना, इसका मतलब दोनों तरफ डी लगाने के लिए बोल रहे हैं, हाँ या ना।
क्या लगाने के लिए बोल रहे हैं भाई? डी। और इसके बदले क्या लिखना है? ए लिखना है। तो शॉर्टकट तरीका, इतना बार बार कीजिएगा तो बहुत टाइम लग जाएगा। तो शॉर्टकट तरीका ये हुआ, डी जेड बाई डी एक्स नहीं पूछ रहा है ना, डी जेड बाई डी वाई, मैं डिफरेंशियल सिर्फ पूछ रहा हूँ, चेंज इन जेड। तो इसका शॉर्टकट तरीका है कि इसके लिए ये जो वेरिएबल है तो इसको डिफ्रेंशिएट कीजिएगा एक्स के रेस्पेक्ट में, किसके रेस्पेक्ट में? और जो आएगा उस वैल्यू को लिख देना है। अब बाई को उस टाइम पे कांस्टेंट मानकर, पहले किसको डिफ्रेंशिएट करना है? बाई को क्या मान के, और उसमें फिर डी एक्स से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा। यही रहेगा ना? क्या करना है भाई? बोला कीजिए भाई, आप लोग भी थोड़ा बोलिए। सर पहले इसको एक्स के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे, बाई को कांस्टेंट मान के, तो बाई डिटो वही लिख देना है, और उसके बाद उसमें कितना से मल्टीप्लाई करेंगे? फिर प्लस करेंगे। और अब इस किसके रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करना है? क्या कांस्टेंट मानकर? एक्स को कांस्टेंट मान के, और फिर उसमें बाद में किससे मल्टीप्लाई कर देना है? यस, इसी को बोलेंगे टेकिंग डिफरेंशियल इन बोथ साइड। इतना आसान था लाइफ, बहुत टफ था, बट उसका ये तो ना गुड बात, की पॉइंट यहाँ से समझाया कि एक्चुअली ऐसे इसको देखा जाता है, चीज़ों को तोड़कर। अब इसको लेंदी मत बनाइएगा, मैं आपको कॉन्फिडेंस में लेने के लिए ऐसे किया। अगर काम करना रहेगा तो डायरेक्ट मैं ऐसे करूँगा, ठीक है ना? यहाँ तक समझ में आ गया है? अब मान लेते हैं कल के डेट में, समझ में आया डोनाल्ड? बाय यस। कल के डेट में अगर ऐसे ले लिए z इक्वल टू एक्स क्यू बाई के पावर 4 और जेड स्क्वायर, सॉरी कुछ और मान लेते हैं, एंड ऑल आर वेरिएबल, ऑल आर, और तब बोलेंगे टेकिंग डिफरेंशियल बोथ साइड। तब क्या लिखिएगा? तो पहले एक्स को डिफरेंशिएट करेंगे, इन दोनों को क्या मानकर? जब आप बोलिए तो क्या लिखे? वेरी गुड। उसके बाद सही है यहाँ तक? और उसके बाद क्या लिखें? करेक्ट ना? तीन वेरिएबल है तो दो को कांस्टेंट मान के तीसरा को डिफरेंशिएट कर रहे थे, और उसी के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे थे। एक्स का चेंज रखते थे, एक्स के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करके बाद में डीएक्स से मल्टीप्लाई कर रहे थे। यहाँ तक आ गए? इतना तो कॉम्प्लिकेटेड कभी आएगा ही नहीं आपको, इतना नहीं आएगा भाई। और ऐसा ही आपको थोड़ा सा इसका यूज होगा एरर इन मेजरमेंट में। एरर इन मेजरमेंट निकालने के लिए इसी का हम लोग बाद में यूज करेंगे, ठीक है? एक बार दोबारा आपको दिखा दिया जाएगा, यूनिट एंड डायमेंशन एंड अगेन एरर इन मेजरमेंट, क्योंकि वो फर्स्ट दिखाया गया था, उस टाइम तक आप लोग का जस्ट आधा आधा नॉलेज था, जस्ट 10th के बाद आए थे, सब कुछ नया था। तो लास्ट में एक बार पढ़ा दिया जाएगा, वर्नियर कैलिपर, स्क्रू गज एंड एरर इन मेजरमेंट, क्योंकि उससे एक क्वेश्चन फिक्स है, आएगा ही आएगा। अब इसी को, तो ये क्या है? जेड में बहुत बड़ा चेंज या बहुत छोटा चेंज? लेकिन अगर मैं बोलूँगा टेकिंग चेंज बोथ साइड, तो ये है फाइनाइट चेंज, ये क्या है? इनफाइनाइट डेसिमल चेंज। इनफाइनाइट डेसिमल चेंज को बोलते हैं टेकिंग डिफरेंशियल, और फाइनाइट चेंज को डेल्टा। तो सब कुछ डिट्टो वही रहेगा, बस यहाँ पे डेल्टा एक्स के बदले क्या कर दीजिएगा? डी एक्स के बदले डेल्टा एक्स, यहाँ पे डी वाई के बदले डेल्टा वाई, यहाँ पे डी डब्ल्यू के बदले लिखिए क्या हो जाएगा? 3x स्क्वायर बाई 4 प्लस एक्स क्यू 4 बाई क्यू डब्ल्यू स्क्वायर डेल्टा वाई प्लस 2x क्यू बाई के पावर 4 डब्ल्यू। सही है ना? यहाँ तक हो गया? इसको हटाया जाए? तब तो डिफरेंशियल ले लीजिएगा दोनों तरफ।
यहाँ देखिए ये कौन सा इक्वेशन है, इक्वेशन ऑफ स्टेट पी वी इक्वल टू एन आर टी। बोलिए इसमें पी वी इक्वल टू एन आर टी में मैक्सिमम कितना वेरिएबल हो सकता है? मैक्सिमम आर तो होगा नहीं, तो मैक्सिमम कितना वेरिएबल हो सकता है? अब मैं बोल रहा हूँ टेकिंग डिफरेंशियल बोथ साइड, टेकिंग व्हाट, मुझे नहीं पता है कि कौन कौन वेरिएबल है, कांस्टेंट है, तो इधर भी डी लगा दी, इधर भी क्या लगा दिए, हाँ या ना। और यहाँ पे पी वी एन और टी सबको वेरिएबल मान लेते हैं फॉर मोमेंट। तो भाई इसका क्या हो जाएगा? डिफरेंशियल। भी डी भी लिख सकते हैं। पी को पी के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट किए तो पी को पी के रेस्पेक्ट डिफ्रेंशिएट किए तो 1 है ना, और इसको कांस्टेंट मानकर और फिर डीपी से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर इसको भी को डिफ्रेंशिएट करेंगे पी को कांस्टेंट मान के, और भी को डिफ्रेंशिएट भी के रेस्पेक्ट में करेंगे पी डी भी। क्या इतना लिख सकते हैं भाई? किसी को प्रॉब्लम? और यहाँ पे कांस्टेंट क्या रहेगा? आर, तो किसी भी कांस्टेंट क्वांटिटी को डिफरेंशिएशन से बाहर ला सकते हैं, तो यहाँ पे वेरिएबल के नाम पे सिर्फ क्या रहेगा? इसको कैसे कीजिएगा भाई? भी डी पी प्लस पी डी वी इक्वल टू क्या? आई ए है डी एन टी, बोलिए बोलिए, टी डी एन, वेरी गुड, एन डी टी। इसका मतलब भी डी पी प्लस पी डी वी इक्वल टू आर टी डी एन और प्लस एन आर डी टी, हाँ या ना। यहाँ तक लिख सकते हैं ऐसे, इस तरफ भी दो वेरिएबल, इस तरफ भी दो वेरिएबल, जो डिफरेंशिएशन लेने का तरीका था वही मैंने कर दिया है, करेक्ट। अब यहाँ पे ये तो जनरलाइज कर लिया, इफ एन कांस्टेंट, अगर एन कांस्टेंट है, फिजिक्स में जनरली एन कांस्टेंट हो जाता है, इसलिए मैं बोल रहा हूँ, ठीक है। नंबर ऑफ मोल क्या रहता है? रिएक्शन तो होते नहीं रहता है, राइट। तो मान लेते हैं फॉर मोमेंट इफ एन कांस्टेंट, तो किसी भी कांस्टेंट क्वांटिटी का चेंज क्या होता है? 0। तो एन लेकिन जनरलाइज ये था, बट एन कांस्टेंट के लिए भी डी पी प्लस पी डी वी इक्वल टू क्या? एन आर डी टी लिख सकते हैं, या इसी को क्या ऐसे लिख सकते हैं भाई? लेकिन ये सिर्फ किसके लिए? व्हेन एन इज कांस्टेंट, करेक्ट है। ये याद रहेगा। ये मेरा जनरलाइज बात है, राइट। और उसमें कुछ कुछ केस तोड़ के देखते हैं कि अगर एन कांस्टेंट रहता तो ये इक्वेशन कैसा देखता डिफरेंशियल लेने के बाद? ऐसा देखता, हाँ या ना। केस सेकेंड, टी कांस्टेंट एंड एन कांस्टेंट, दोनों कांस्टेंट हो जाए, टी और एन, तब इक्वेशन कैसा दिखेगा भाई? भी डी पी प्लस पी डी वी इक्वल टू व्हाट? 0। ए टाइम भी 0 हो जाएगा, ए टाइम भी 0 हो जाएगा। और मान लीजिए कि अगर P कांस्टेंट है और N कांस्टेंट है, क्या क्या कांस्टेंट? P और N, तब कैसा इक्वेशन दिखाएगा? P डी वी इक्वल टू वाट? एन आर डी टी, या P डेल्टा वी इक्वल टू एन आर, हाँ या ना। तो नहीं लगता सर इसको याद रखना ज़्यादा बेटर है, बाकी कोई भी कंडीशन रहेगा तो हम लोग अपना कॉमन सेंस अप्लाई कर लेंगे। कैसा इक्वेशन बनेगा? केस 4, ये सब का एप्लीकेशन कहीं ना कहीं आएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन,
भी कांस्टेंट और अगर n कांस्टेंट रहेगा तब इक्वेशन कैसा दिखेगा? भी डी पी इक्वल टू वाट? तो किसी भी स्टूडेंट के माइंड में अगर सही से नहीं पढ़ाया गया तो उनके माइंड में सिर्फ यही रहता है पी डी वी इक्वल टू एन आर डी टी। पी डी वी इक्वल टू वाट? एन आर डी टी। अगर डिफरेंशियल लेना थोड़ा बहुत सीख भी लेते हैं, सिर्फ रहता है पी डी वी इक्वल टू क्या लिखते हैं? एन आर डी टी। एक उस कंडीशन के लिए ना, या हर कंडीशन के लिए? इस अगर एक कंडीशन रहेगा तो क्या लिखिएगा? भी डी पी इक्वल टू एन आर डी। कहाँ से? यहाँ से। सही है? तो नहीं रहता कि सर ये रट्टा मारने का चीज़ है, ये था उसके बाद टेकिंग डिफरेंशियल बोथ साइड, उसके बाद सारा तो मैथमेटिक्स हो रहा है। एक करने के बाद मैथमेटिक्स हो रहा है ना भाई। कंडीशन अप्लाई कर रहे हैं, जिस कंडीशन में जैसा नजर आएगा पी वी इक्वल टू एन आर टी का डिफरेंशियल, वो ऐसा हम लोग लिख लेंगे। तो कहीं पे रिक्वायरमेंट होगा तो क्या उसको हर्टली आप अब तो एक्सेप्ट कर लीजिएगा कि ऐसा हो सकता है? हाँ ना, कुछ बोलते ही नहीं। ऑनलाइन के बच्चे तो बिल्कुल भी नहीं बोलते हैं। क्या आम इमली हो रहा है? मतलब अब ऐसा तो हो सकता है ना कि इसके बाद जहाँ कहीं भी इस चीज़ का मुझे हेल्प चाहिए होगा, इन सब कंडीशन को लेकर कहीं पे कोई कंडीशन आ जाएगा तो आपको बातें समझ में आ जाएगा कि मैं यहाँ पे क्यों लिख रहा हूँ इसके बदले, कहीं पे रहेगा इसके बदले मैं ये लिख दूंगा, तो वहाँ पे समझ में आ जाएगा कि मैंने क्यों लिखा। चलिए भाई, यहाँ देखिए, इंटरनल एनर्जी फॉर फिक्स्ड अमाउंट ऑफ गिवन गैस। फिक्स्ड किसके लिए? आइडियल गैस के लिए। तो सबसे पहले बताइए काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला क्या आया था? याद है आप लोग को? का टोटल काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू एफ बाई टू एन आर टी, जहाँ पे एफ क्या था? डिग्री ऑफ फ्रीडम। और ए तो एफ के बारे में सबको याद है, एफ का वैल्यू 3 था किसके लिए? मोनोटॉमिक के लिए। और एफ का वैल्यू 5 था किसके लिए? डायटोमिक एंड विदाउट वाइब्रेशन, विदाउट मतलब टेम्परेचर शुड बी लेस देन 5000 डिग्री। और एफ का वैल्यू 6 था किसके लिए? पॉली एटॉमिक, नॉन लीनियर। अगर लीनियर रहेगा तो फिर एफ का वैल्यू कितना हो जाएगा? याद है ये बात? तो ये लिख लीजिएगा, ए मोनोटॉमिक के लिए, ए डायटोमिक के लिए, और ए पॉलीएटॉमिक। मोनोटॉमिक, डायटोमिक एंड, अभी इतना ही लिखिए आप। स्कूल के एग्जाम के लिए इतना ही लिखिए, बाद में देख लेंगे। कल आप लोग से डिस्कशन करने के बाद मुझे भी टेंशन हो गया था, फिलहाल कि नहीं अभी 10 दिन टाइम है, कुछ चमत्कार किया जा सकता है। हालांकि 15 दिन पहले से ले लेते। मैं सोच रहा था कि मैं शेयर कर दिया हूं तो आप लोग देख लीजिएगा, लेकिन समझ में आ गया कि साथ में बढ़ना पड़ेगा स्टूडेंट का, तभी हो पाएगा। अब यहाँ देखिए, इट इज, यहाँ ध्यान सुनिएगा, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस में इंटरनल एनर्जी, तो इंटरनल एनर्जी इज द सम ऑफ क्या था? काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी, है या ना? और मैं सपोज कर रहा हूँ कि यहाँ पे पढ़ा चुका हूँ, तो इंटरनल एनर्जी इक्वल टू सम ऑफ पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी। बट पोटेंशियल एनर्जी आइडियल गैस के लिए क्या लेते हैं? क्यों? क्योंकि देयर इज नो एनी अट्रैक्शन बिटवीन द मॉलिक्यूल्स, देयर इज नो एनी टाइप ऑफ रिपल्सन और अट्रैक्शन बिटवीन द मॉलिक्यूल्स। तो फॉर आइडियल गैस क्या इंटरनल एनर्जी
ही मेरा क्या रहेगा, काइनेटिक। और ये क्या हो जाएगा, F/2 nRT। इसी को क्या F/2 P भी लिख सकते हैं, nRT इक्वल टू पी भी, nRT इक्वल टू व्हाट, ये किसके लिए, आप लोग बस लिखते रहिए। और ए किसके लिए, और यू मेरा है इंटरनल एनर्जी, क्या है, इंटरनल एनर्जी। और कहीं कहीं पे इंटरनल एनर्जी को ई से भी इंडिकेट करते हैं, ठीक है स्टूडेंट। अरे ये रहेगा 6/2 nRT। यहाँ तक अगर हो गया तो मैं आगे बढ़ूँगा, हो गया, चलिए। यहाँ देखिए, जैसे ही मैं बोल दिया गिवन गैस, फिक्स अमाउंट अभी नहीं किए हैं, गिवन गैस बोल दिया, इसका मतलब एफ को फिक्स कर दिए। गिवन गैस बोलना मतलब गैस पता हो गया, तो उसका डिग्री ऑफ फ्रीडम भी पता है। तो फॉर ए गिवन गैस, ये स्टेटमेंट में सिर्फ कौन सा क्वांटिटी, यहाँ पे वेरिएबल ए हो सकता है, ए हो सकता है, ए हो सकता है। राइट हैंड साइड में क्या क्या वेरिएबल हो सकता था, सिर्फ एफ, एन एंड टी। बट जैसे ही बोल दिया फॉर गिवन गैस, तो उस टाइम पे मैंने क्या कांस्टेंट कर दिया, और तब बोलेंगे टेकिंग डिफरेंशियल बोथ साइड, टेकिंग डिफरेंशियल। तो आप यही कीजिएगा ना सर, F/2 nRT, हाँ या ना। और किसको बाहर ले आइएगा इस कंडीशन के लिए, तो du इक्वल टू, बोलिए, F/2 को बाहर ले आते हैं, तब क्या लिखेंगे, F/2 इंटू आर को बाहर ले आएंगे, क्या लिख सकते हैं, ndt प्लस TdN, हाँ या ना, बोलिए यस। इसी को डेल्टा यू F/2 आर n डेल्टा टी प्लस टी डेल्टा एन। स्टूडेंट एक बार थ्योरी ख़त्म कर लेते हैं, ठीक है, फिर इस पर प्रॉब्लम लेना स्टार्ट करेंगे। चलिए, अब इफ n कांस्टेंट फॉर गिवन गैस, तो n कांस्टेंट फॉर गिवन गैस, तब n कांस्टेंट के लिए डेल्टा यू क्या नजर आएगा, n कांस्टेंट मतलब फॉर फिक्स्ड अमाउंट ऑफ गिवन गैस, फॉर फिक्स्ड अमाउंट ऑफ गिवन गैस। तो वहाँ देखिए, तब डेल्टा यू इक्वल टू क्या लिखिएगा, F/2 nR डेल्टा टी, हाँ या ना। बट ये फार्मूला किसके लिए, फॉर फिक्स्ड अमाउंट ऑफ गिवन गैस, दोनों बात बोलना पड़ेगा, गिवन गैस एंड फिक्स्ड अमाउंट, राइट। अब इसमें किसी क्वेश्चन में अगर ये रहेगा आइसोथर्मल प्रोसेस फॉर अमाउंट ऑफ ए गिवन गैस, गैस तो कुछ दिया रहेगा, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, व्हाटएवर,
क्वेश्चन का लैंग्वेज ये रहेगा, आइसोथर्मल प्रोसेस फॉर फिक्स्ड अमाउंट ऑफ गिवन गैस। तो पूरा स्टेटमेंट का मतलब क्या क्या कांस्टेंट हो गया? एन भी कांस्टेंट हो गया, टी भी कांस्टेंट हो गया, राइट। एफ तो पहले से ही कांस्टेंट बनाए हुए ही थे गिवन गैस बोलकर, राइट। तो नहीं था डेल्टा यू जीरो हो जाएगा, हाँ या ना। और डेल्टा यू जीरो का मतलब फाइनल माइनस इनिशियल इक्वल टू व्हाट? यू जीरो नहीं, डेल्टा यू जीरो। यू जीरो या डेल्टा यू, इसका मतलब कांस्टेंट हो जाएगा। इंटरनली क्या रहेगा, उस प्रोसेस के हर ईच एंड एवरी पॉइंट पे यू कांस्टेंट रहेगा, करेक्ट। तो सर यू वो निकालेंगे कैसे? तो यू निकालने के लिए हम लोग के पास फार्मूला है F/2 nRT, करेक्ट है। यहाँ तक है। तो अगर आपसे पूछा जाएगा बॉयल्स लॉ में, फॉर बॉयल्स लॉ फॉर फिक्स्ड अमाउंट ऑफ गिवन गैस, तो बॉयल्स लॉ मतलब टी कांस्टेंट, तो बॉयल्स लॉ में डेल्टा यू क्या रहता है? जीरो रहता है, करेक्ट है। यहाँ तक समझ में आ गया बातें? तो 5 मिनट में जो पढ़ाया हूँ उसको दोबारा रिवीजन कीजिए, अभी तक मैंने जितना सिखाया। और क्वांटिटीज थ्योरम कैसे जो पढ़ाया हूँ गैसेस का सेट में, उसको एक बार रिवीजन करके आइएगा नेक्स्ट क्लास में, कल भी यही पढ़ाऊँगा, ठीक है।
एवरीवन? फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। यहाँ देखिए, आपको सिर्फ समझाने के पॉइंट ऑफ व्यू से, एक मेरा हॉल है जिसका नाम है एनर्जी हॉल। क्या नाम है? ये मेरा सिस्टम है। एनर्जी हॉल मेरा क्या है? सिस्टम है। और यहाँ पे पहले से कुछ एनर्जी है, पहले से कुछ एनर्जी है। तो पहले से यहाँ पे जो एनर्जी है इस हॉल के अंदर, वो उस हॉल के अंदर का एनर्जी है। मतलब कौन सा एनर्जी? इंटरनल एनर्जी। और यहाँ पे दो गेट बनाए हैं। गेट समझते हैं ना, दरवाज़ा। एक गेट का नाम दिया है हीट गेट और दूसरे का नाम दिए हैं वर्क गेट। करेक्ट? मान लेते हैं कि यहाँ से इस हीट गेट से Q अंदर गया। करेक्ट? और एनर्जी इन फॉर्म ऑफ हीट अंदर गया और इस गेट से थोड़ा सा वर्क बाहर आया, थोड़ा सा वर्क बाहर आया। जितना हीट, अब हो सकता है कि इसका मैग्नीट्यूड सेम हो, बट अभी आपको समझाने के लिए। और साइन स्कीम फिजिक्स का क्या था? करेक्ट? इसको निगेटिव ले रहे थे, ऐसे क्या ले रहे थे? फिजिक्स का साइन स्कीम पॉजिटिव। इसको क्या ले रहे थे? इसको क्या ले रहे थे? निगेटिव। दिस इज द साइन स्कीम। करेक्ट? तो Q अमाउंट मैंने दिया, पहले से इसमें इंटरनली था, थोड़ा एनर्जी हॉल में थोड़ा एनर्जी था, तो उसका इंटरनली रहा होगा। और उसमें से W चला गया, तो W सिस्टम से बाहर जा रहा है, तो ये पॉजिटिव ले रहे हैं। सिर्फ समझाने के लिए, इसका उल्टा भी हो सकता है। तो आपको नहीं लगता है कि यहाँ पे फ्रॉम कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, मैंने यहाँ पे सपोज कीजिए कि यहाँ पे 10 रुपया था, कितना था? यहाँ पे 30 रुपीज़ दिया, इस गेट से अंदर दिया, और 25 बाहर निकाल लिया, तो ओवरऑल कितना इसमें से मेरा एक्स्ट्रा बचा हुआ रह गया? 5। अब पहले से इसमें 20 रुपीज़ है, पहले से था 20 रुपीज़, तब हॉल के अंदर कितना रुपया बचेगा? 25 बचेगा ना भाई? क्या बचेगा? 25 बचेगा। लेकिन ऐसा करते कि यहाँ पे 20 है और 30 देते और 35 बाहर निकाल लेते, तब कितना बचता? 15 बचता। तो चेंज क्या रहता? निगेटिव। उसके चेंज क्या रहता? तो क्या हम बोल सकते हैं कि फ्रॉम कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी Q माइनस W उस डायग्राम से इक्वल टू डेल्टा U है ना? Q माइनस W इक्वल टू व्हाट? U या डेल्टा U? डेल्टा U। करेक्ट? इसका मतलब है कि आपको नहीं पता कि ये जो लिखे हैं इक्वेशन, वो एनर्जी के कंजर्वेशन पे सोच के लिख रहे हैं। इसका तो पहला ऑब्जेक्टिव, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स बेस्ड ऑन व्हाट? बोले कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। फर्स्ट, ये बहुत बढ़िया एग्जांपल है समझाने के लिए। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स बेस्ड ऑन व्हाट? तो Q माइनस W इक्वल टू डेल्टा U, देन Q इक्वल टू व्हाट? डेल्टा U प्लस W। ये है फर्स्ट फिजिक्स में फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स का इक्वेशन। करेक्ट है ना एवरीवन? ठीक है, कुछ डाउट है तो पूछ सकते हैं।
दिस इज द इक्वेशन ऑफ व्हाट, वेब का भी तो सर कितना बढ़िया से सारा कुछ एग्जाम्पल क्लास ले रहे हैं, प्लीज़ क्लास ज्वाइन कर लीजिएगा यार फाइनल एग्जाम के लिए। आप तो शायद ज्वाइन कर रहे हैं ना? यस। बाकी लोग करते ही नहीं करते हैं, डजंट मैटर, दोनों चीज़ बैलेंस करना है। अगर क्लास दिया जा रहा है कैटलिस्ट की तरफ से तो ऐसा तो है नहीं कि कोई फैकल्टी फ्री में क्लास ले रहे होंगे। मैं उसमें कुछ ना कुछ फैकल्टी के ऊपर सैलरी चाहे जो भी आता है पर क्लास जो भी बेसिस पे है तो पैसा दिया जा रहा है। पैसा मतलब नहीं रहता है, फिर भी क्यों दे रहे हैं? क्योंकि वेब दोबारा भी पढ़ाया जाएगा। सारा टॉपिक जो स्कूल के एग्जाम के लिए मैं मेंशन किया हुआ है और रेगुलर क्लास में नहीं हुआ तो दोबारा पढ़ाया जाएगा, बट प्लीज़ उस क्लास को ज्वाइन कीजिए। क्लास में ही सर इतना एग्जाम्पल ले लेंगे, वहाँ से आपका काम चल जाएगा। कितना बढ़िया से नोड एंटी नोड समझा रहे थे, पिछले क्लास में समझा रहे थे ना, नोड और एंटी नोड। कल क्लास में नहीं थे, उस क्लास को फॉलो कर लीजिएगा वीडियो। यहाँ देखिए, तो Q इक्वल टू डेल्टा यू प्लस W। इसी को हम लोग अगर बहुत छोटा हीट देते, क्या देते? यहाँ पे DQ को चेंज इन हीट मत बोलिएगा, D रिप्रेजेंट करता है चेंज के लिए भी और छोटा अमाउंट के लिए भी, करेक्ट? जैसे DW क्या चेंज इन वर्क बोलेंगे या छोटा वर्क, बट इसको क्या बोलेंगे? चेंज, करेक्ट? तो यहाँ पे DQ इक्वल टू DU प्लस DW। तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स के इक्वेशन में 3 टर्म है, एक है हीट, एक है वर्क और एक है चेंज इन इंटरनल एनर्जी, करेक्ट? इसमें इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू नोट दैट कौन सा 2 चीज़ पाथ पे डिपेंड करता है और कौन एक चीज़ है जो कि पाथ पे डिपेंड नहीं करता, ओनली इनिशियल स्टेट और फाइनल स्टेट पे डिपेंड करता है। ये पाथ पे डिपेंड करता है, तभी तो हम लोग बोलते हैं हीट एट कांस्टेंट प्रेशर या हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम, राइट? ये भी पाथ पे डिपेंड करता है, दैट्स वाई कि डिफरेंट पाथ का प्रोसेस के लिए डिफरेंट बर्गन का फॉर्मूला आया, करेक्ट? बट ये पाथ पे डिपेंड, इट ओनली डिपेंड्स ऑन व्हाट, इनिशियल स्टेट एंड फाइनल स्टेट। क्योंकि इसमें ये था भाई E इक्वल टू व्हाट, F/2 nRT ना। अरे कौन सा इक्वेशन है? इक्वेशन ऑफ स्टेट, इट ओनली डिपेंड्स ऑन इनिशियल स्टेट एंड फाइनल स्टेट, करेक्ट है? इसका मतलब ये भी ऑब्जेक्टिव पूछा हुआ है, ये ऑब्जेक्टिव पूछा हुआ है, करेक्ट? यहाँ देखिए, ये क्या है? पाथ डिपेंडेंट, ये भी क्या है? पाथ डिपेंडेंट, करेक्ट? तो ऑब्जेक्टिव देखिए कितना बढ़िया वो लोग ऑब्जेक्टिव पूछते हैं। ऐसे पूछा हुआ है, या Q माइनस W, करेक्ट? बस और कुछ भी नहीं बोला गया है। ये नीट का पूछने का क्वेश्चन का तरीका, DQ माइनस DW या Q माइनस W, करेक्ट? दिस क्वांटिटी डिपेंड्स ऑन, दिस क्वांटिटी मतलब ए वाला वैल्यू, पहला ऑप्शन डिपेंड्स ऑन पाथ, दूसरा ऑप्शन इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ, सी बोथ और डी नन ऑफ दीज। तो यहाँ तो देख नहीं कैसे वो लोग, दे आर वेरी वाइज पीपल भाई, कुछ सोच कर वो लिख दिए होंगे। आप तो देखिए, अच्छा है वर्क डन डिपेंड्स ऑन पाथ, दिस ऑल्सो डिपेंड्स ऑन पाथ। तो वैसा 2 क्वांटिटी जो पाथ पे डिपेंड कर रहा है उससे जो बनेगा वो भी पाथ पे डिपेंड करेगा। दिमाग में लॉजिकल बात क्या आएगा? ये पाथ पे डिपेंड, ये भी पाथ पे डिपेंड, तो इसका फ्रैक्शन भी, इसका सब्ट्रैक्शन भी क्या रहेगा? डिपेंड्स ऑन पाथ। दिमाग में तो ये आएगा, बट दिस इक्वल टू व्हाट? डेल्टा यू। इसलिए समटाइम्स 2 पाथ डिपेंडेंट क्वांटिटी का समेशन या सब्ट्रैक्शन पाथ पे डिपेंड नहीं भी कर सकता है। कितना बढ़िया था नहीं? बट लॉजिकली क्या दिमाग में आता? फर्स्ट टाइम एक क्वेश्चन मैंने देखा था, एक फ्रैक्शन ऑफ सेकंड के लिए मेरे दिमाग में भी अच्छा ये है, ओके ये नहीं दिया हुआ था, छुपा के बात कर रहे थे, राइट? दिस क्वांटिटी डिपेंड्स ऑन व्हाट, तो
तो एक्चुअली ये था, तो पहले जनरल आदमी के दिमाग में यही आएगा, उनके दिमाग से 2 4 5 फार्मूला रहेगा दिमाग में, डिफरेंट कंडीशन के लिए क्यू का वैल्यू डिफरेंट होता है, मतलब पाथ पे डिपेंड करता है। तो ये भी पाथ डिपेंडेंट, ये भी पाथ डिपेंडेंट, तो उसका सब्ट्रैक्शन भी पाथ डिपेंडेंट बोल देंगे। बट एक क्वेश्चन दिया होता है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स इक्वेशन से, तो इसका सब्ट्रैक्शन क्या रहेगा, डेल्टा यू। और डेल्टा यू 2 पॉइंट के बीच का में चेंज इंटरनल एनर्जी डज नॉट डिपेंड ऑन पाथ एंड प्रोसेस, इट ओनली डिपेंड ऑन इनिशियल स्टेट एंड फाइनल स्टेट। करेक्ट है? आप लोग समझे मैंने क्या समझाने की कोशिश किया? यहाँ तक हो गया? एप्लीकेशन ऑफ फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। और मैंने यहाँ पे मेंशन क्या करके चला, फिजिक्स में जनरली यही मिलता है, फॉर फिक्स्ड अमाउंट ऑफ गिवन गैस। इस कंडीशन को लेकर अब मैं सारा बात करने वाला हूँ, ठीक है? पहला कंडीशन भाई, आइसोथर्मल प्रोसेस। तो आइसोथर्मल प्रोसेस का मतलब क्या, टी कांस्टेंट, हाँ या ना? और जब टी कांस्टेंट रहेगा तो डी यू क्या हो जाएगा, 0। करेक्ट? इसका मतलब है कि डी यू, तो हम लोग क्या कर रहे हैं, थर्मोडायनेमिक्स का इक्वेशन, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स का इक्वेशन और कंडीशन, अब दोनों को मिक्स कर रहे हैं। तो आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए इस आइसोथर्मल प्रोसेस फॉर दिस कंडीशन डेल्टा यू क्या हो गया, अभी जस्ट बताया था ना, तो क्या लिख सकते हैं, Q इक्वल टू W, क्योंकि आप ये लिखिएगा फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स का इक्वेशन, इसका एडवांटेज लेना अब स्टार्ट किए, इसका क्या क्या एडवांटेज ले सकता हूँ। करेक्ट? तो यहाँ पे Q इक्वल टू क्या हो गया, W। इसका मतलब आइसोथर्मल प्रोसेस फॉर फिक्स्ड अमाउंट ऑफ गिवन गैस के लिए हीट का वैल्यू और वर्क का वैल्यू डिफरेंट रहेगा या सेम रहेगा, सेम रहेगा। और वर्क, आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए वर्क डन का फार्मूला तो हम लोग के हाथ में है या ना? आइसोथर्मल का वर्क डन का फार्मूला हम लोग के हाथ में है, 2.303 nRT log V2/V1। तो यही फार्मूला वर्क डन का भी रहेगा और यही फार्मूला किसके लिए रहेगा, हीट एट आइसोथर्मल कंडीशन। करेक्ट है? तो मान लेते हैं कि इस कंडीशन के लिए, आइसोथर्मल कंडीशन के लिए, अगर W का वैल्यू 20 जूल आया तो Q का वैल्यू भी कितना रहेगा, 20। एक निकालने से दूसरा निकल जाएगा, सही है ना? चलिए, याद रहेगा ना, डबल लाभ मिल रहा है सिर्फ लेकिन ए लाभ दिस इक्वल टू दिस किसके हेल्प से प्रूफ कर दिए, इस कंडीशन को यहाँ पे ले लिए, ठीक है? प्लस ए भी सीखे हुए थे इसलिए हम लोग को समझ में आ गया। करेक्ट है ना? अब अगर मेरा प्रोसेस आइसोबेरिक रहेगा तो आइसोबेरिक में पी क्या होगा स्टूडेंट, कांस्टेंट। तो डी क्यू इक्वल टू क्या पे लिख सकते हैं, डी यू प्लस डी डब्ल्यू, हाँ या ना? डी क्यू इक्वल टू डी यू प्लस, यहाँ तक सही है? या क्यू इक्वल टू
डेल्टा यू प्लस डब्लू, अगर छोटा रहेगा हीट तो इसके लिए ए लिखेंगे, फाइनाइट अमाउंट ऑफ हीट रहेगा तो इसके लिए ए लिखेंगे। और इसके लिए क्या लिखिएगा? यहाँ तक तो समझ में आ गया सबको? आगे बढ़ूंगा, यहाँ तक समझ में आ गया है? डेल्टा यू और कांस्टेंट प्रेशर के लिए वर्क डन का फॉर्मूला लिख सकते हैं? लिख सकते हैं? इतना लिख सकते हैं भाई? बोले हाँ। यहां देखिए, P कांस्टेंट के लिए इस इक्वेशन से इतना लिख सकते हैं फॉर फिक्स्ड अमाउंट के लिए। डिफरेंशियल मैंने लिया, ये कहाँ से? अभी सिखाया था ना, क्या सिखाया था कि सर P डेल्टा V प्लस V डेल्टा P इक्वल टू NR डेल्टा T। किसके लिए? n कांस्टेंट रहेगा तो ए टर्म ए रहेगा, और P भी कांस्टेंट कर दिए तो ए टर्म भी तो जीरो हो जाएगा। तो P डेल्टा V इक्वल टू व्हाट? NR डेल्टा T। और भाई कांस्टेंट प्रेशर के लिए वर्क डन तो यही होता है। कांस्टेंट प्रेशर के लिए वर्क डन क्या होता है? P डेल्टा V। इसका मतलब फॉर फिक्स्ड अमाउंट ऑफ गिवन गैस के लिए वर्क डन कांस्टेंट प्रेशर पे, आइसोबेरिक कंडीशन पे P डेल्टा V, या उसी के बदले कहीं पे कभी कभी क्या रहेगा कि प्रेशर नहीं दिया रहेगा और चेंज इन वॉल्यूम भी नहीं दिया रहेगा, चेंज इन टेम्परेचर दिया रहेगा, T1 से T2 क्या दिया रहेगा, तो उसमें डबल वर्क करने का रिक्वायरमेंट नहीं है। P डेल्टा V तो NR डेल्टा T के बराबर हो जाएगा, हाँ या ना? तो ए लिखें या ए लिखें, अलग बात है, सेम बात। यहाँ तक आइए फर्स्ट। बट ये जो हीट है, यहाँ देखिएगा, ये हीट किस कंडीशन का? आइसोथर्मल। और ये हीट किस कंडीशन का? QP एक सफिक्स लगा दिए, यहाँ देखिए Q लैम्डा, तो क्या पढ़िएगा? हीट एट कंडीशन लैम्डा। थोड़ा पढ़ना सीखिए, बोलिए। लैम्डा अगर V है तो बोलेंगे हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम। लैम्डा अगर T है तो क्या पढ़ेंगे? कांस्टेंट टेम्परेचर। P रहेगा तो क्या बोलिएगा? हीट एट कांस्टेंट प्रेशर। यही तो पढ़ेंगे। और आपके लाइफ में मोटा मोटी यही तीन रहेगा, इसी को हम लोग फैमिलियर हो जाते हैं। जिसके लिए आप लोग इतना डर रहे थे ना, कुछ था ही नहीं, थ्योरी कुछ नहीं था। हाँ, लेकिन केमिस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से जो वहाँ पे मिक्स करके पढ़ा रहे थे उसमें टाइम लगेगा, बट स्कूल के एग्ज़ाम के लिए ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। 2 क्लास का थ्योरी, कल तक तो थ्योरी ख़त्म ही हो जाएगा। अब बाकी 2 क्लास प्रॉब्लम प्रैक्टिस, कहानी ख़त्म फिजिक्स का। KT जी पढ़ लीजिएगा, पढ़ा दिए हैं। कहाँ? गैसियस स्टेट में। ये तो टीचर का हर क्लास कीजिए, कौन सा बात कहाँ पे पढ़ाया गया है, वैसे थोड़े है कि हर चीज़ को एक ही जगह बोलूँगा। जहाँ पे जिसका रिक्वायरमेंट रहेगा, जो सीक्वेंस है उसको मेंटेन करेंगे। गैसियस स्टेट में मेरा KT जा रहा था, वहाँ पे समझाया, ज़्यादा बेटर तरीके से समझ में आया। चलिए, QP इक्वल टू F/2 NR डेल्टा T। अब P डेल्टा V के बदले NR डेल्टा T लिख सकते हैं कांस्टेंट प्रेशर के लिए। इसमें कॉमन क्या ले लीजिएगा भाई? NR डेल्टा T। तो क्या हो जाएगा? F/2 प्लस 1। कहीं पे अगर डायरेक्ट मैं इसका यूज़ करूँ तो कोई प्रॉब्लम, बट किसके हेल्प से आया? ये डायरेक्ट आ गया, या इस यहाँ तक आने के लिए क्या क्या आपने यूज़ किया? ये फार्मूला यहाँ तक लिखने के लिए बोलिए सर, पहला तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, दूसरा PV इक्वल टू NRT, और तीसरा डेल्टा यू का फार्मूला, हाँ या ना? और कंडीशन क्या था? फॉर फिक्स्ड अमाउंट ऑफ गिवन गैस। और उसके बाद फिर से कंडीशन क्या पुट कर दिए? कांस्टेंट प्रेशर। और डिफरेंशियल लेना हम लोग सीख लिए, तो डिफरेंशियल लेने से हम लोग का लाइफ और भी आसान हो गया। करेक्ट?
यहाँ तक समझ में आ गया बातें? अब देखिए नेक्स्ट कंडीशन, भी कांस्टेंट फॉर फिक्स्ड अमाउंट ऑफ गिवन गैस। तो क्या लिखेंगे अब यहाँ पे Q लिखें या क्यू भी इक्वल टू फिर से डेल्टा यू अब प्लस, बट भाई भी कांस्टेंट रहेगा तो ये क्या हो जाएगा? यस। तो कांस्टेंट वॉल्यूम पे चेंज इन इंटरनल एनर्जी और हीट एक्सचेंज डिफरेंट होता है, सेम होता है? सेम रहता है। करेक्ट है ना? कांस्टेंट प्रेशर पे, कांस्टेंट वॉल्यूम पे डेल्टा यू का वैल्यू और क्यू का वैल्यू डिफरेंट रहेगा या सेम रहेगा? सेम रहेगा। और ए वैल्यू तो हम लोग जानते हैं F/2 NR डेल्टा टी। सही है? यहाँ तक हो गया? इसको आगे बढ़ा जाए। देखिए स्टूडेंट, एक प्रोसेस होता है जिसका नाम क्या है? एडियाबेटिक प्रोसेस। एडियाबेटिक प्रोसेस में क्यू क्या होता है? ज़ीरो। तो क्यू जीरो बोल रहे हैं प्रोसेस के हेल्प से, और तब लिखेंगे क्यू इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डब्ल्यू, है ना? अरे क्या हो गया? ज़ीरो। तो जीरो के लिए क्या लिखिएगा? डब्ल्यू। देन डब्ल्यू इक्वल टू वाट? बट एक किसका वर्क डन? एडियाबेटिक प्रोसेस का। करेक्ट है ना? और आपको डेल्टा यू तो पता ही है, इस कंडीशन के लिए फॉर फिक्स्ड अमाउंट ऑफ गिवन गैस के लिए डेल्टा ई के बदले लिख सकते हैं F/2 NR डेल्टा टी। A/2 माइनस को एब्जॉर्ब कीजिए, तो W एडियाबेटिक इक्वल टू F/2 NR T1 माइनस T2 लिख सकते हैं। ऐसे क्या होता? डेल्टा टी का मतलब T2 माइनस T1, माइनस को अंदर कर दिए तो क्या T1 माइनस T2 बोल सकते हैं? हाँ या ना? ठीक है। यहाँ तक आ जाइए। यहाँ तक हो गया? इसको हटाएं। क्या ऐसा टर्म कहीं पे हम लोग यूज किए हैं? कैलोरीमेट्री, राइट? इस टर्म से थोड़ा बहुत वाकिफ है?
बस यहाँ पे ए टर्म जोड़ दिए। अब हम लोग सिर्फ गैस के लिए बात करेंगे। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ, वहाँ पे कुछ नहीं था, गैस है या सॉलिड है या लिक्विड है, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ मटेरियल था, राइट। अब यहाँ पे हम लोग क्या टर्म यूज किए हैं, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ गैसेस। चलिए मान लेते हैं कि मेरा ये कोई सिस्टम है, एम मास ऑफ द गैस इक्वल टू एम, करेक्ट। इसमें क्यू अमाउंट ऑफ हीट डाले हैं, कितना डाले हैं। अब क्यू अमाउंट ऑफ हीट से इसका टेम्परेचर डेल्टा टी से इंक्रीज कर गया, कितना अमाउंट से, डेल्टा टी अमाउंट से इंक्रीज कर गया है, करेक्ट। तो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी होता है हीट पर यूनिट मास, हीट पर यूनिट मास पर डिग्री या पर केल्विन, पर डिग्री भी बोल सकते हैं क्योंकि चेंज केल्विन में है या डिग्री में, डिफरेंट रहेगा या सेम रहेगा, सेम रहेगा। तो Q बाई एम, ये क्या हो गया बस सर, ये हो गया हीट पर यूनिट मास, इसमें कितना से डिवाइड कर दें, तो हीट पर यूनिट मास पर डिग्री इज कॉल्ड व्हाट, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ मटेरियल। अगर गैस है तो ये गैस का हो जाएगा, यहाँ लिखिए, यहाँ से ही तो फार्मूला आया था भाई, Q इक्वल टू एम एस डेल्टा टी। वी आर वेरी मच फैमिलियर विद दिस फार्मूला, राइट। इसको अलग नोटबुक में लिखिएगा, इस चीज़ को दोबारा पढ़ाना है, इसको रेगुलर नोटबुक मत मानिएगा, ठीक है। यहाँ तक अगर समझ में आ गया तो आगे बढ़ूँगा। और आपको नहीं लगता कि क्यू क्या हर कंडीशन के लिए, हर प्रोसेस के लिए क्यू अलग सेम रहेगा या अलग अलग रहेगा, अलग अलग रहेगा, करेक्ट। ओके स्टूडेंट, तो सबसे पहले तो आप ये बताएं कि एडियाबेटिक प्रोसेस के लिए एस क्या होगा, क्योंकि एडियाबेटिक प्रोसेस में क्यू जीरो होता है, तो एस क्या हो जाएगा। और आइसोथर्मल के लिए डेल्टा टी जीरो होता है, तो एस क्या हो जाएगा, इन्फिनिटी। लिखिए, कैसे लिख सकते हैं, तो इसको क्या पढ़िएगा, जिस कंडीशन का हीट उसी कंडीशन का स्पेसिफिक हीट कहलाएगा, जिस कंडीशन का हीट उसी कंडीशन का व्हाट, स्पेसिफिक हीट कहलाएगा, करेक्ट। तो क्यू लैम्डा का मतलब हीट एट कंडीशन लैम्डा। अब मान लेते हैं, समझ रहे हैं, इसको क्या पढ़िएगा, स्पेसिफिक हीट एट कंडीशन लैम्डा। तो भाई अगर SP रहेगा, SP का मतलब और अगर S भी रहेगा तब क्या लिखिएगा, इसको पढ़ेंगे स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर। इसको क्या पढ़ेंगे, लिख जाइएगा, ये कहलाएगा स्पेसिफिक कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर। इसको क्या पढ़ेंगे, सही है।
क्या m इक्वल टू मॉलिकुलर वेट इंटू नंबर ऑफ मोल्स लिख सकते हैं? लिख सकते हैं। और ये अगर एस का मतलब स्पेसिफिक हीट मतलब पर ग्राम ना, अगर ग्राम में मास ले रहे हैं, इफ मास इज टेकन इन ग्राम, तो एस क्या रहेगा? स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ गैसेस पर ग्राम। और इस ग्राम में एस इंटू एम डब्ल्यू यूनिटरी मेथड, 1 ग्राम का वैल्यू इतना, तो 10 ग्राम का वैल्यू कितना? इतना 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 इतना। 1 ग्राम का अगर 1 ग्राम का अगर एस का वैल्यू है 1 ग्राम के लिए 10 जूल, और आपसे पूछेंगे 20 ग्राम रहता तो कितना होता, तो आप क्या करते हैं? राइट। तो मान लेते हैं कि सपोज कीजिए, लेट अस सपोज CO2 का एस का वैल्यू 10 जूल है, एस का वैल्यू। तो इसमें अगर 44 से मल्टीप्लाई करें, इसका हम 44 से मल्टीप्लाई करने का मतलब मोलर मास से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो मोलर मास से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या देगा? स्पेसिफिक कैपेसिटी या मोलर हीट कैपेसिटी हो जाएगा? मोलर हीट कैपेसिटी का। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी में अगर मोलर मास से मल्टीप्लाई कर देंगे तो नाउ इट बिकम्स व्हाट? मोलर हीट कैपेसिटी। हाँ या ना? तो भाई इसको इस टर्म को यहाँ ले आए, तो एस इंटू, ध्यान से देखिएगा, एस इंटू एम डब्ल्यू इक्वल टू व्हाट? एम डेल्टा टी। और इसको आप क्या पढ़िएगा? हीट पर मोल पर केल्विन। हीट पर मोल, अब पर मोल मतलब मोलर हीट कैपेसिटी। तो इसको क्या हम लोग बोल सकते हैं? सी। हाँ या ना? तो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी और मोलर मास में क्या रिलेशन रहेगा? जहाँ पे ये क्या है? मोलर हीट कैपेसिटी। सही है ना? तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू नोट दैट अगर मोलर हीट कैपेसिटी पता रहेगा तो क्या एस निकाल लीजिएगा जस्ट बाय डिवाइडिंग बाय व्हाट? एम डब्ल्यू। या एस पता रहेगा तो मोलर हीट कैपेसिटी निकाल लेंगे। और ऐसे फार्मूला क्या रहेगा? Q बाई एन डेल्टा टी। तो एक नया फार्मूला मिल गया। हाँ या ना? वेयर सी इज व्हाट? मोलर हीट कैपेसिटी। यहाँ तक आइए। तो यहाँ से ही कल का क्लास, और कल का क्लास इन करने से पहले जितना आज पढ़ाया हूँ सब देख कर आइएगा, नहीं तो इधर उधर मिक्स खिचड़ी हो जाएगा। आज बहुत सारा बात बोल दिया हूँ एक साथ, ठीक है? आप 2-3 बार पढ़ते हैं।